एनालिसिस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए ये चैप्टर में। और ये चैप्टर को एकदम पर्सनली स्पीकिंग एज अ टीचर कभी बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट इस चैप्टर में बहुत आसानी से महारत नहीं आती है, ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, एज एन एस्पिरेंट जो अपने समय पे खुद ये चैप्टर पढ़ चुका है, मेरे को पता है इस चैप्टर में इतनी जल्दी तो नहीं आती है। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हैं, ठीक है, तब तो हो जाएगा, वरना ये चैप्टर वैसा सा है कि तुम होप कर सकते हो कि तुमने जो क्वेश्चंस आसपास बनाए हैं ना वहीं के आसपास आ जाएं। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें गेस करना, कुछ हद तक दूर तक पेन चलाना बहुत पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हम लोगों को 8-6 महीने तक बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में। देन एक दिन हमें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे फोकस करने के लिए बोला गया हमारे सर के साइड पे, कि तुम मैथमेटिकली मत सोचो इस चैप्टर को, थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचो। तो उसके बाद से थोड़ा सा चैप्टर रिलेटिवली इजी लगने लगा, रिलेटिवली। ठीक है, अब वो अपना स्किल सेट है कि तुम कितना उसको बना पाते हो। खैर, देखते हैं डिमोरे थ्योरम्स देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, याद रखना। ठीक है, लिखने के लिए इन्होंने बहुत छोटा लिख दिया है यहाँ पे, बट दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ द चैप्टर, जरूरी है इसको समझना। बहुत ज़्यादा जगह पे काम आएगा, और ये जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, होमवर्क तो बनाया ही होगा तुमने, नहीं बनाया होगा तो खुद की ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। देखो, ये थ्योरम को ना कॉपी में कहीं पे आराम से लिखना। कॉस थीटा टू द पावर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिस थीटा भी बोलते हैं ना कहीं कहीं पे। अरे कम ऑन यार, कहाँ चले जा रहे हैं बार बार, क्यों होता है और ये। सिस थीटा भी बोलते हैं कभी कभी ना, याद रखे रहना। सिस थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। अब एक थ्योरम है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है, इसका पावर n, ये इतना निकल करके आता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, अब ये चाहो तो तुम वेरीफाई कर लो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, या तो दो बार, एक बार इसको, एक बार टू के लिए चेक कर लो, तब तुम्हें थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, देख पा रहे हो ना, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, प्लस आयोटा साइन टू थीटा हो गया। ठीक है, तो ये तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि लेट द नंबर बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देन इट इज ट्रू फॉर एंड लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर k+1। ठीक है, वगैरह वगैरह, जानते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है। ठीक है, नाउ ये तो बहुत बच्चों वाला टेक्निक हुआ, हम मतलब स्टैंडर्ड तरीका ये देखेंगे कि ये e टू द पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने n लगा रखा है। ठीक है, शाश्वत सही बोल रहे हैं। तो ये e टू द पावर आयोटा n थीटा बन जाएगा, जिसका मतलब वही होता है कि कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है ना, साइन n थीटा। तो आयलर फॉर्म से ही सोचना हमें हर बार। ठीक है, अब ये बात जब हो गई, तो हम लोग के लिए ये समझ पाना बहुत सरल है कि अगर e टू द पावर आयोटा थीटा 1 लिखा हो मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर आयोटा थीटा 2 लिखा हो, तो वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया है, इसको, ठीक है ना, इसको और इसको, एंड सो ऑन, जितने लोग को भी मल्टीप्लाई करो तो कॉस कॉस के थीटा 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 मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, और साइन के भी थीटा 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 मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, ओके।
फिर ये जो लिख रखा है ना यहाँ पे, इस चीज़ पे हम लोग आएंगे आगे जा करके उस थ्योरम में। एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम नहीं मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर एन रूट ऑफ यूनिटी में डिटेल्ड मैं एक्सपेक्ट कि इन्होंने कहीं पे दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो वी विल लुक एट इट लेटर ऑनली। ठीक है, उसी का हिस्सा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी भी तभी प्रूफ करेंगे जब वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह देख लेंगे। ठीक है, सब आइडेंटिटी उसी से हो जाते हैं। इन सबको देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक वेक्टर z1 दिया है, z1 इज अ वेक्टर। बाकी सबको में ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। तो उसके में कुछ प्रॉब्लम होगा। जैसे कोई z1 दिया हुआ है और कोई z2 दिया हुआ है, तो z1 प्लस z2 क्या दिखाएगा? उसका सम दिखाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आर पॉइंट है, रियल रियल पार्ट नहीं है, आर पॉइंट है वो, है ना? समझते हो कि कहीं पे z1 है। अगर वेक्टर में भी याद है ना, वेक्टर में पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता था, ये बात याद रखना। जैसे यहाँ पे p पॉइंट है, तो या तो मैं p वेक्टर बोल देता, लेकिन p वेक्टर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता? इस बात को, ये चीज p वेक्टर होती। ठीक है, या तो मैं OP वेक्टर बोलता उसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, z को एक पॉइंट की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, और तुम z को एक वेक्टर है करके भी सोच सकते हो, है ना? z ये पॉइंट भी है और z ये वेक्टर भी है। पॉइंट वेक्टर नहीं बना है। z अगर पॉइंट है तो OZ1 ही वो वेक्टर है। ठीक है, हाँ, पोजीशन वेक्टर ओनली, जैसे भी सोचो। अब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इनका समेशन ये होता है, समझते हो, z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, और ये बार का मतलब यहाँ पे मैं ये वाले का मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे सोचता था, तुम भी ऐसे सोच सकते हो, वरना सिंपली z1 प्लस z2 करने पे भी तुम्हें यही मिलेगा, ये जो मिल रहा है। तो इट इज नथिंग बट अ वेक्टर। क्या है ये? वेक्टर ही तो है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप ही है वो। ऐसे ही करके सोचना है। आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब उसका एंगल, और मॉड्यूलस मतलब उसकी वैल्यू। तो कर चुके हैं। दो दो लोगों को अगर मल्टीप्लाई किए हो, सॉरी, यहाँ पे अगर दो लोगों को मल्टीप्लाई किए हो, तो उनके आर्गुमेंट तो एडअप हो गए होंगे, क्योंकि z को हमेशा ज्यादातर समय r e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में सोचोगे, तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, इससे तुरंत ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा अगर तुमने इस फॉर्म में सोचा होगा। इनको प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो R1 और R2 तो प्योरली मैग्नीट्यूड्स हैं, वो तो बाहर ही आ जाएंगे मॉड्यूलस से, उनको फर्क नहीं पड़ता मॉड्यूलस से। अब यहाँ पे आयोटा थीटा 1 आयोटा थीटा 2 लिख रखे हो। ठीक है ना, तो आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये बन गया ये। ठीक है, और क्या, मॉड्यूलस वाइज तो इसका वैल्यू 1 है ना, इसकी मॉड वैल्यू हमेशा 1 है। ठीक है, बट अगर एंगल देखना ही हो तो हमें पता चल जा रहा है एंगल कहाँ पे है उसका। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, समझ में आ रहा है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस करके कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो वी नो, ये वाली बात जेईई में से पूछ लेते हैं ना कई बार। z1 टू द पावर n, z2 टू द पावर m, ठीक है, अपॉन z3 टू द पावर mno, ठीक है, या फिर p मान लो। तो क्या होगा इसका मतलब, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस m टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस p टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। ठीक है, समझ में आता है ना तुम्हें ये ये क्यों हुआ? क्योंकि वो डी मॉरिस थ्योरम से n सामने उतर आएगा करके। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो प्लीज। इसका आर्गुमेंट क्या है?
आर्ग्यूमेंट वाले पार्ट को ना, ये वाला पार्ट तो हटा दो। तो ये है, ये आर्ग्यूमेंट है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये बात काफी नेचुरल है। हाँ बोल शाश्वत, कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 विल नॉट बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 प्लस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्योंकि भाई z1 का आर्ग्यूमेंट 135 डिग्री हो सकता है, z2 का वैल्यू आर्ग्यूमेंट 135 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 135 प्लस 135 करोगे तो यहाँ पे 270 आंसर लिख दोगे करके। ठीक है ना, ऐसा तो है ही नहीं ना। यहाँ पे 270 तो नहीं लिख दोगे भाई मिला करके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट 270 आ गया करके। तो वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को बता रहा है, मतलब अदर देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स। 270 इज अ वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है 270 अगर आ जा रहा है तो। ठीक है, बट लॉजिकली वो आना चाहिए, करेक्ट करेक्ट तरीके से आना चाहिए वो। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है करके। ठीक है, डरो मत उसके बारे में। 270 कभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, -180 से 180 डिग्री के बीच में होता है। आर्ग्यूमेंट का लॉग से कोई रिलेशन है क्या? लॉग से नहीं यार, लॉग से कोई रिलेशन तो नहीं लग रहा मेरे को। लॉग जैसा है क्योंकि ई टू द पावर से खेल रहे हैं तो ये तो लॉग का इन्वर्स ही होता है ना। ठीक है, बाकी उस तरीके से सोचने का कुछ पॉइंट नहीं नज़र आ रहा मेरे को। ज़बरदस्ती, क्योंकि एक सिंपल सिमिलैरिटी है तो उधर ज़बरदस्ती ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात को याद रखे रहना कि समथिंग, दो लोग मल्टीप्लाइड रहते हैं तो आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। सॉरी, मॉडुलस, मॉड वैल्यू जो है मॉड, वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं क्या? वेक्टर के हिसाब से सोचो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। किसी पर्टिकुलर केस में इतना आगे तो बात अलग है। ठीक है, तो मैं अपने समय पे ऐसे ये सब बातों को थोड़ा याद करके रखता था। ऑफ कोर्स अभी तुम फ्लो में पढ़ रहे हो तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे याद रखता था कि मॉडुलस प्रोडक्ट्स में आराम से ब्रेक हो जाते हैं, मॉडुलस सम में ब्रेक नहीं होते, सम की तरह नहीं खुलते हैं वो। ठीक है ना। कहाँ गई हर्षिता यार, क्लास क्यों नहीं आई है वो? ये पढ़ चुके हो तुम लोग? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है उसको उस बेस लाइन के आगे θ2 डिग्री एक्स्ट्रा घुमा देना। इसका मतलब भी पढ़ चुके हो। डिवीजन का क्या मतलब होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। कॉन्जुगेट पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन होता है। ये सब प्रॉपर्टीज देख सकते हो कि एक का आर्गुमेंट अगर तुमने निकाल लिया तो दूसरे के आर्गुमेंट का नेगेटिव होगा, जस्ट बिकॉज रिफ्लेक्शन है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये सब रिलेशन तुम्हारे ना फिंगर टिप पे होने चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हें फिंगर टिप पे तो होने ही चाहिए, और उसके अलावा तुम्हें बहुत अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए इन सब प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कि भाई जेड और जेड बार को जोड़ोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तुरंत तुरंत, क्योंकि तुम्हें ना ज्योमेट्रिकली सोचना है हर बार को। जेड और जेड बार को जोड़े जोड़े तो क्या रह गया? एक्स कोऑर्डिनेट ही रह गया, वाई कोऑर्डिनेट तो उनके कैंसल आउट हो गए।
ठीक है, तुरंत वेक्टर तरीके से रिजॉल्व किए, वेक्टर तरीके से रिजॉल्व करके इसको कट कर दिए, सामने सामने वाले दो लोगों को ऐड कर दिए, क्योंकि दो लोगों को ऐड कर दिया हो तो डिवाइडेड बाय 2 करना है, समझ रहे हो? एंड सो ऑन, जैसे ये वाला किए, सब्ट्रैक्ट किए तो एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, वाई कंपोनेंट बस ऐड अप हुए, ठीक है, उसमें भी 2y से डिवाइड किए ताकि y का वैल्यू मिले, है ना। z अगर z बार के बराबर हो गया, है ना, वो उसके खुद के कॉन्जुगेट के बराबर है, ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग वो नंबर खुद के कॉन्जुगेट के बराबर है, तो मतलब वो एक्सिस में लाई कर रहा है ना, क्योंकि अगर एक्सिस के ऊपर में होता तो उसका कॉन्जुगेट तो नीचे आ जाता, एक्सिस के ऊपर में होता तो कॉन्जुगेट नीचे आ जाता, एंड वाइस वर्सा, समझ रहे हो? तो अगर z और z बार बराबर हैं, इसका मतलब यही है कि वो प्योरली रियल है, और z और z बार का सम अगर जीरो हो गया है ना, या फिर यूं बोले कि z माइनस जेड बार है, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा है उसका, एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे रहेगा तभी एग्जैक्टली उल्टा हो पाएगा, यहां पे तो एग्जैक्टली उल्टा थोड़ी हो पा रहा है, यहां पे भाई 2 + 2 आयोटा है, और यहां पे 2 - 2 आयोटा है, समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली उल्टा नहीं है, जस्ट माइनस नहीं किए हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली माइनस नहीं किए हैं, तो अगर इनका सम को जीरो बोल दे तो तुम्हें सोचना कैसे है ग्राफिकली, ठीक है, जो जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो तुम्हें टफ लग रहे हैं ना राइट नाउ, तुम्हें बताता हूँ यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे आ ही गए हैं बात पे, कुछ कुछ इक्वेशन दिया है, मान लो जेड जेड बार प्लस जेड, ठीक है, जेड जेड बार प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा टाइप से कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग को अल्टीमेटली मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको बहुत सारे तरीके से इंटरप्रेट करना है, मैथमेटिकली लेकर के सॉल्व करते नहीं फिरते रहना है, ठीक है, क्या मतलब हो सकता है इन सब बातों का बताओ, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, समझ रहे हो, ये जीरो कब होगा, या फिर ये जीरो कब होगा, अब इन सब बातों को तुम्हें सोचना है, इंटरप्रेट करना है, जबरदस्ती हर बार मैथमेटिकली मत ओपन किया करो, ठीक है, अगेन ट्राई टू थिंक वेक्टोरियली और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइज, ठीक है, तब तुम्हारा ना वो चारों का चारों चैप्टर एक ऐसा स्टेट में आ जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें लगेगा कि वो चारों चैप्टर सेम ही हैं, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस जानते हैं ये क्या चीज़ होता है करके, जेड जेड बार जेड मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है, जेड डबल बार कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लिए, ठीक है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लिए तो ले लिए, आ गया वापस वही आ गया फिर से, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट्स सम में ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में भी ब्रेक होते हैं, यह बात याद रखना, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करके देखना चाहते हो तो कर लेना, जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो सम में भी ओपन होते हैं, प्रोडक्ट में भी ओपन होते हैं, ठीक है, करके देख सकते हो, ये चीज़ भी याद रखो, करके दिखाऊं क्या ये, हाँ बाहर में सब अलाउड होता है, ठीक है, ओके, बाहर में सब अलाउड होता है बोल दिया देवेंद्र ने, अब ये क्या चीज़ है, z टू द पावर n का कॉन्जुगेट लो, चाहे मॉड z का पावर n लो, ये चीज़ का यूज़ बहुत बार आएगा यार, याद रखे रहना, e टू द पावर आयोटा थीटा का पावर n का बार ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो कर लो, जो करना है कर लो, एन थीटा लिख लो, इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, इसका मतलब होता है ई टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा, और ये क्या चीज़ है, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा तो पहले ही ले लिया तुमने कॉन्जुगेट, उसका पावर एन लिख रहे हो, ठीक है, याद है मुझे पिछले साल बोला था मैंने, माइनस आयोटा एन थीटा, ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्विकली उस चीज़ को ना वेरीफाई कर सकते हो ई टू द पावर आयोटा के फॉर्म यूज करके, जितने सरलता से मैं बोल दे रहा हूँ इतना सरल है नहीं, तुम्हें बहुत मेहनत करके
क्वेश्चन के थ्रू अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से कुछ भी हो जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे भी वो टूट गया बार जो था, है ना, कॉन्जुगेट जो था, ऊपर नीचे में सब जगह वो पॉसिबल होता है। अब क्या, इमेजिनरी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ये इन सब की बारे में बाद में बात करेंगे एक बार। ठीक है, तो मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से थोड़ा थोड़ा याद होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमने पढ़ रखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं, ठीक है ना, पहले बात तो कोफिशिएंट रियल होने चाहिए ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी तो रियल होने चाहिए। ठीक है, अब अगर ये रियल हैं तो अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो पेयर वाइज ही अकर होंगे, अगर रूट्स इरेशनल हैं तो वो पेयर वाइज अकर होंगे। ठीक है, र- क्यों होते थे याद होगा तुम्हें, क्योंकि ये माइनस प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे, और अगर एक बार इरेशनलिटी आ गई है तो इसके चलते आई है ना इरेशनलिटी। ठीक है, अगर इरेशनल है तो इसके चलते है, अगर इमेजिनरी है तो इसके चलते है, और दोनों ही केस में डिफरेंस बस इसका रहता है। ठीक है ना, डिफरेंस दो जो अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं यहां से होते हैं तो भाई रहेंगे ही ना, पेयर में ही अगर होंगे ना, मतलब अगर एक इमेजिनरी तो दूसरा भी इमेजिनरी ही रहेगा रूट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाने यार, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, देन प्रूव दैट मॉड जेड इक्वल टू वन। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करके दिखाता हूँ तुम्हें कि तुम क्या क्या सोच सकते हो इसमें। ठीक है ना, बाकी सोल्यूशन तो तुम्हें दिया हुआ ही है यहाँ पे। ठीक है, बट फिर भी ट्राई टू थिंक विथ मी, इफ आई एम एबल टू फाइंड अ गुड सोल्यूशन देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। एक नंबर दिया हुआ है और वो बोल दिया गया कि इट इज प्योरली इमेजिनरी, तो मैं तुरंत एक बार ग्राफ के बारे में सोचा। ठीक है, इमेजिनरी है तो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, बस और क्या, तो ये तो फिर इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो खुद का नेगेटिव आ जाएगा, ये बात को यूज़ कर सकते हैं, उसने कर भी इसी चीज़ का यूज़ दिया है। ठीक है, और भी सोचता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, और भी सोचता हूँ, इतना तो समझ ही गए ना कि भाई एक दूसरे का परफेक्टली नेगेटिव होगा करके इस एक्सिस में लाई कर रहा है, क्योंकि ये लाइन सुनते ही मेरे को थ्योरम स्ट्राइक कर गया। ठीक है, अब देखो, अब अगर कोई बंदा ये सोचता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है ना, तुम खुद सोचो, ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उस नंबर में, ये पूरे नंबर में सिर्फ आयोटा जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ टाइम्स के आयोटा ले लो। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में तो प्रूफ करना है नहीं ना, 11th पार हो गया है, तुम्हें बस चालाकी से सोचना है कैसे आंसर तक पहुंचे। कोई बात नहीं, अगर करके देखें, अगर हम आगे तो फिर क्या निकलता है देखते हैं फिर।
एक मिनट ना। सॉल्यूशंस हैं, बस टाइम किल होगा सबका। 1 - k इक्वल टू 1 + k। कोई बात नहीं, इसको इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मेरे को एक और सोल्यूशन मिल गया था, बट टाइम टेकिंग है एक्सप्लोर करना उसको। 1 + k अपॉन 1 - k। मॉड ले लेते हैं एक बार। ठीक है, मॉड ले लोगे तो तुम्हें दिख गया होगा ये। ठीक है, कि ये 1 है करके। दिख गया क्या? क्योंकि ऊपर में 1 + k का मॉड है और नीचे में 1 - k का मॉड है। ठीक है, क्या हो गया ऊपर वाला? ऊपर वाला जो भी है नीचे वही है ना, ऊपर वाले का तो कॉन्जुगेट है नीचे। ठीक है, तो ये 1 ही होगा ना। ठीक है सर। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनके जो इतने स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होते हैं ना, मुझे बहुत नफरत थी अपने समय पे। इतना स्टैंडर्डाइज क्यों सोचेंगे और कैसे सोचेंगे, बहुत स्पेसिफिक लगता है। ये तो चलो, ये तो बहुत ऑब्वियस तरीके से इसने किया है। दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज द क्वेश्चन, यू कैन ब्रेक इट वेरी इजली। ठीक है, और भी बता सकता हूँ मैं इतना, मतलब और एक तरीका बताता हूँ, देखो क्या सोच सकते थे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मैं तुम्हें नहीं समझा रहा होता तो मैं कभी के आयोटा नहीं लेता। ठीक है, मैं सिर्फ सीधा आयोटा ले लिया होता। ठीक है, खैर वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा एजम्पशन हो जाता है ना। तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं ये नहीं पता, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एजम्पशन हो जाता। बट अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, गलत मान हो लो, जाता सर वो तो। गलत क्यों हो जाता? हो भी सकता था वो। आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 ही तो होता है। ठीक है, तो सिर्फ आयोटा ले लेते ना, और ऑप्शन में ये दिया होता, एक ऑप्शन में ये आंसर होता, तो मैं इसको टिक कर देता। और अगर ऑप्शन में जे मॉड z इक्वल टू 1 ऑलवेज दिया होता, कि हर बार 1 होगा क्या, तब मैं सिर्फ आयोटा नहीं लिया होता। ठीक है, देखो ना, के आयोटा की जगह में के की वैल्यू में 1 रखता, तब भी तो आंसर वैसे ही प्रूव होता ना, 1 ही आता तभी भी। देखो और क्या सोचा मैंने, और ऐसा सोचा कि अगर ये प्योरली इमेजिनरी है ना, लेट मी थिंक व्हाट आई वाज थिंकिंग। इट इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, +1 - 1 कर लेते हैं। ये -1 है ही, +1 - 1 ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, z +1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा उधर, -2 अपॉन मॉड z +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नंबर 2 है, ये z नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो सेम चीज़ है, इसको मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या होना है, प्योरली इमेजिनरी होना है। प्योरली इमेजिनरी होना है इसको। तो इसका रियल हाँ पार्ट ले तो इसका लेते हैं, रियल पार्ट 0 ना। है ना। हाँ तो इसका रियल पार्ट 0 होने के चलते भी आ जाता है इसका मॉड वैल्यू 1। ठीक है, करके देख लेना। जैसे देवेंद्र को समझ में आ गया, तुम लोग भी सोचना, इसका रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट 1 का तो 0 ही है, सॉरी 1 ही है। ठीक है, इसका रियल पार्ट गए, इसका रियल पार्ट ढूंढने गए, रियल पार्ट क्या होगा करके सोचे, 1 आएगा रियल पार्ट। जैसा भी है तुम सोचना, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचना। मुझे फील आ गई है, तुम अपना सोच सकते हो। तो ऐसा थोड़ा सा ना दिमाग घुमाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ मैनी।
बहुत सारे हैं यार, छोड़ो, करना फिर ये सब चीज़ों को। आते हैं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो शायद और क्लियर होगा। आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, बट ये टाइप के एक्सप्रेशन दिखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, पहले थोड़े और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर आते हैं इन सब क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है ना, जो एक्सरसाइज में दी हुई है और जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं वही बनाना जरूरी है इस चैप्टर में से। फिर कि जब मैं हर चैप्टर के लिए ऐसे बोल देता हूँ तो फिर किसमें का जरूरी होता है हर चीज़ बनाना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जहाँ से जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो वो सब बना लो। और पहली बात तो यह कि शीट के लिमिट में रहो यार, जो भी एक शीट मिली है तुम्हें, है ना, हर हर ही चीज़ नहीं बनाना, क्योंकि बहुत अजीब अजीब लोगों ने भी क्वेश्चन बनाए होते हैं बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस। डिस्टेंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो तुम समझ रहे होगे कि अगर कहीं पे z1 है और कहीं पे z2 है, तो z1 प्लस z2 क्या डिनोट कर रहा था? वेक्टर सम। तो z1 माइनस z2 क्या डिनोट करेगा? वो ये वाला वेक्टर करेगा। z1 माइनस z2 ना ऐसा वेक्टर होता है, याद रखो। z1 तक पहुंच गए हो और वहां से z2 को देख रहे हो, ठीक है। इन एनी केस तुम समझ ही रहे हो कि ओ ए जो भी है यार, इसको ऐसा नाम दे दो। तो 1 2 3, तो 1 प्लस, सॉरी 2 + 3 इक्वल टू 1 है। वेक्टर 1 है ना वेक्टर नोटेशन में, तो 2 + 3 1 है, तो 3 क्या है? 1 - 2। ठीक है, तो पूरा वेक्टर का ही नोटेशन है यहाँ पे हर चीज़। तो ये जो मैंने बनाया है वो z1 माइनस z2 है। वेक्टर में भी 10 बार बताया मैंने तुम्हें, जहां पहुंच गए हो उसको पहले लिखो, ठीक है। z1 माइनस z2 निकालने के लिए क्या हो रही है? यही छोटी छोटी बातें ही जो है ना हमें मतलब स्पीड दिलाती हैं, तो इन सब बातों पे ध्यान दिया करो। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, फिर ये इनइक्वालिटी जो एकदम क्लासिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लासिकली मतलब हर जगह दिखता है ये, क्या इनइक्वालिटी है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कोई एक ट्रायंगल है समझ लो, जिसमें कोई z1 और कोई z2 मिल करके z1 प्लस z2 बना रहे हैं। ऑफ कोर्स ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जैसे मैंने एरो बनाया है वो सही बनाया है, ठीक है। एरो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे तुम्हें, लग रहा है मेरे को, लग भी रहे होंगे तो क्या, ठीक है। z1 + z2 ठीक है इक्वल टू सर। ये बनाया तो समझ ही रहे हो कि भाई z1 + z2 जो है, कोई भी एक साइड जो है, इट इज ऑलवेज, दिस इज वन ऑफ द साइड्स ना, z1 + z2 is one of the sides. It is always less than sum of the two sides, sum of other two sides, sum of length of other two sides। लेंथ ना, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लेंथ के हिसाब से डिफाइन की गई थी, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन उन्हीं जो दो लेंथ है उनके डिफरेंस से, ठीक है। बट ये डिफरेंस लिख दिया तो लिख दिया वैसे डिफरेंस, बट चाहो तो एक्स्ट्रा एडिशनल एक बार मॉड लगा सकते हो, ठीक है। मॉड नहीं भी लगाओ तो चलेगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा वो डिफरेंस, तो नेगेटिव से तो बड़ा ही रहेगा ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें मॉड्यूलस हैं, तो ये सभी पॉजिटिव ही हैं और वो नेगेटिव से बड़ा ही रहेगा। लेकिन एक बार और मॉड्यूलस लगा दो फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है, और ये बात वैसे भी हमें ट्रूली पता है ना कि z1 + z2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जब वो z1 और z2 एक ही डायरेक्शन में हो, z1 वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में हो, z2 वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तभी z1 + z2 बनता है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जब वो एग्जैक्टली एंटी पैरेलल हो।
ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये इनइक्वालिटी भी रहेगी ना। अब ये कहाँ से आ गई? यहाँ पे इन दोनों का माइनस है, उसी लॉ से। इसको Z1 नाम दे दो, इसको Z2 नाम दे दो। चलो ऐसे कर लो, इसको Z1, इसको Z2 माइनस Z1 नाम दे दो। तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो दोनों का सम करोगे तब ये मिलेगा तुम्हें, जो कि Z2 होगा। तो अगेन ये जो है, इसका लेंथ इन दोनों के सम से तो छोटा होगा और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। ठीक है। या तो ऐसा समझ सकते थे कि इसी में Z2 को माइनस Z2 रख लिया था, तो यहाँ पे माइनस Z2 डालने का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मॉड के अंदर था। यहाँ पे माइनस Z2 डालने का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मॉड के अंदर था। ये माइनस तो बिल्कुल अनअफेक्टेड होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अब इसमें एप्लीकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। Z माइनस समथिंग, Z की किसी पॉइंट से दूरी 9 के बराबर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंग। उसी Z की इस पॉइंट से दूरी का लिस्ट वैल्यू बताना है। ठीक है। सोचो और करो 1 मिनट। ये क्वेश्चन एक सर्कल है, ये बात तुम्हें पता है ना? पहली बात, ये पिछले साल कराया था क्या मैं? नहीं कराए हैं? नहीं कराए तो रुको, फिर अभी इस क्वेश्चन को मत बनाना। अभी मत बना रहा हो क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा फिर। ठीक है। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को याद कराना, जब मैं सर्कल कराऊं ना तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी बताऊंगा। बट आई डोंट वांट कि तुम सेकेंडरी लॉजिक को पहले ही सीख जा रहे हो। ठीक है, इन दोनों को भी करते हैं। रुक जाओ 2 मिनट, देखते हैं कितने दूर में है वो टॉपिक। जस्ट मिनट। चलो, एज लॉन्ग एज वी आर देयर ओनली, एक बार कर लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कैसे होता है।
जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे पहुंचेंगे तो वहां पे फिर से देखेंगे। बट z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू r, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, कैसे? क्योंकि किसी भी एक्सिस में किसी भी नंबर लाइन में ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है अपना यूजुअल। कोई भी एक पॉइंट z1 है, z0 है मान लो, उससे कोई जनरल पॉइंट, z0 तो कोई फिक्स पॉइंट होगा, उससे कोई जनरल पॉइंट की दूरी r है। मतलब उतनी दूरी पे जाओ चाहे कहीं पे भी, वो r निकल करके आ रही है। यही मतलब हुआ ना इसका। ये क्या चीज को डिनोट करता है? दूरी को ही ना। तो ये r हुआ। ये सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या है? और आर स्क्वायर नहीं है ना, याद रखना, रेडियस इज r। ठीक है, बस। z0 जीरो भी हो सकता है। ये कैसा सर्कल है? इस सर्कल को ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये सारे कौन कौन से z सेटिस्फाई करेंगे इसको? जो भी z इस रीजन में लाई करते हैं वो सभी, वो सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रीजन में नहीं ना। सरकमफेरेंस में जो, अच्छा ठीक है हाँ सर। हाँ, इस इक्वेशन हाँ को वो लोग ये वाले। सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब याद रखने की बात है, ये सर्कल होता है करके। सिमिलरली हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब आएगा अभी, स्ट्रेट लाइन सब आते हैं। एक बार रिकनेक्ट हो जाओ यार।